करते हैं। तो 12th की फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब हम देख लेते हैं। तो जैसे 12th की फिजिक्स को ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 12th की फिजिक्स को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया अपनी स्टडी के लिए। उसका पहला पार्ट अभी स्टार्ट करना है, तो पहला पार्ट उठाते हैं जो आपकी फिजिक्स है 12th की, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और हमने लिया पहला पार्ट। पहले पार्ट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले को बोला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड वाले को बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और थर्ड वाले को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड वाले को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये तीन पार्ट कैसे है, देखो पहले तो आप समझो फिजिक्स 12th की दो पार्ट में ब्रेक किया। फर्स्ट पार्ट उठाया, फर्स्ट पार्ट को फिर हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें पढ़ना क्या है, कैसे क्या होता है वो देखो थोड़ा। तो फर्स्ट पार्ट को हमने तीन पार्ट में ब्रेक किया। अब फर्स्ट देखो तीनों ही पार्ट में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रो मतलब आपका सेंस है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रो मतलब आपका सेंस किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो अब इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है इसमें भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, और जो आपका बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें भी पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये चीज़ अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रो तो आपने समझ लिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब आपका क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट की पोजीशन में है तो वो जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी शो करता है वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब वो क्या क्या है, कैसे कैसे, धीरे धीरे आता जाएगा, आप समझते जाओगे। पहले तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन जब आपका रेस्ट में है उसके बारे में पढ़ना है कि जब वो रेस्ट में है तो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, कैसे करता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, तो एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें वो पढ़ना है जहाँ इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो बाकी में तो हमें ये पढ़ना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन की स्टेट में होगा। और किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मोशन दो तरह के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका यूनिफॉर्मली मोशन करे, इलेक्ट्रॉन आपका यूनिफॉर्मली मोशन करे, यूनिफॉर्मली मोशन का मतलब क्या हुआ, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक समान चाल से गति करे तो उसकी जितनी सारी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन करे, वहां पे जो प्रॉपर्टी आएगी वो आपकी किस में आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ना क्या क्या है। तीन चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, जब आपकी इलेक्ट्रॉन रेस्ट की पोजीशन में हो, जो प्रॉपर्टी शो करे वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली मोशन करे, वो इसमें जो सारी प्रॉपर्टी आएंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेटेड मोशन करे, उसमें जितनी सारी प्रॉपर्टी होंगी वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है।
आगे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने से पहले आप दो चीज़ों की बात कर लो। आप 11th क्लास पढ़, पहले एक चीज़ आप देखो, आप 11th में फिजिक्स पढ़ते हो, 12th में फिजिक्स पढ़ते हो, दोनों में आप रियलाइज करो डिफरेंस क्या चीज़ क्या है, दोनों में आपका डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो आप अगर कायदे से सोचोगे तो 11th में आपने क्या क्या पढ़ा है? 11th में आपने पढ़ा है मोशन पढ़ा है, वेव पढ़ी है, और मोशन में आपका फोर्स वगैरह आ गया, थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, इतनी सारी ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो आप 11 आई थिंक आप पास आउट हो गए तो इतना पता होगा। 12th में जो आपको पढ़ना है, अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट में आप जाओगे तो आपको लाइट पढ़नी है, और ये वैसे वैसे करके पढ़ना है। तो सब में बेसिक डिफरेंस है। देखो 11th आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है, किस लिए कि 11th में जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ते हो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, ये मूव कर रहा है, ये आपको दिखाई देगा। वेव आपने रस्सी में वेव बनाई, आपको रस्सी में वेव दिखाई देती है कैसे चलता है। तो 11th की चीज़ें आप देखते हो तो थोड़ा समझना आपको ईजी है। 11th के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ बन जाता है आपका 12th। उसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉन को आपने नहीं देखा, लाइट को आपने नहीं देखी, तो यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें आएंगी वो उसमें खेल किसका हुआ? आपका दिमाग का। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में होगा? इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका होगा रेस्ट के पोजीशन में। रेस्ट मतलब रुका हुआ, मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसकी बेसिक्स, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या है, कैसे है। आपको थोड़ा सा रियलाइज करो फोर्स, रियलाइज करो आप थोड़ा सा फोर्स। ये आपको बेसिकली ना, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सबसे मेन चीज है चार्ज। मेन चीज आपका होता है चार्ज। तो चार्ज को समझना है, समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में घुस जाओ। फोर्स कितने तरह के होते हैं? फोर्स तो आप 50 तरह के फोर्स गिनाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह वगैरह, 50 तरह के फोर्स। ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने सुनने। अब बेसिकली एक बात बता दो, आप जितने भी तरह के फोर्स हैं इनको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आप जाओ, तो बेसिक लेवल पे आपको निकल के आती है कि आपके यूनिवर्स में 3 तरह के फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट ग्रेविटेशनल, फर्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड आपका है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और आपका थर्ड आता है न्यूक्लियर फोर्स। 3 तरह के आपके फोर्सेस बेसिक। जैसे आप कैसे समझो ना, आपको दिल्ली जाना है यहाँ से, तो आप कितने तरीके से जा सकते हो? तो आप बोलोगे बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से, 50 तरह के गिनाओगे। लेकिन उसकी बेसिक्स पे आओ तो आपको 3 तरीके से बेसिकली जा सकते हो। बाई रोड जा सकते हो, बाई एयर जा सकते हो, बाई वाटर जा सकते हो। 3 तरीका आपका बेसिक। तो अभी आपने गिना है कि 15 तरीके से आप जा सकते हो, लेकिन उसकी बेसिक्स पे आओगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आप जो जर्नी करोगे फ्रॉम हियर टू दिल्ली, वो बेसिकली 3 तरीके से। या तो आप सड़क से जा सकते हो, या तो आप प्लेन से जा सकते हो, या तो फिर समुद्री रास्ते से जा सकते हो। तो वैसे ही आपने फोर्स के बारे में देखा तो बेसिकली आपकी कितने तरह की फोर्स? 3 तरह के, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपकी? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हों तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है, और वही फोर्स आपका क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे सपोज कर लो ये आपका है, इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ मास है,
तो ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कर लो दो ऑब्जेक्ट है, ये इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, और वही फोर्स आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा बेसिक पे जाओ, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी इसकी है वही प्रॉपर्टी इसकी है, मतलब इसके पास मास है तो ये दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, किस पे लगा सकता है, जिसके पास मास हो। क्लियर है? फिर से देखो, एक ऑब्जेक्ट हमने ये पकड़ा, एक ऑब्जेक्ट ये पकड़ा, इसके पास मास है, तो ये फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, जिसके पास इसकी जैसी प्रॉपर्टी होगी, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास मास है। तो इसके पास मास है तो सामने वाले के पास भी मास हो, तभी ये दोनों फोर्स लगा पाएंगे। तो ये अपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, पर बेसिक बेसिक बात है तो बहुत डीपली नहीं आते। इलेक्ट्रिकल फोर्स, अब जैसे ये फोर्स है वैसे ये भी फोर्स है। सपोज करो आप व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे आप बात कर रहे हो, और ब्लैक बोर्ड पे आपने ऐसे चाक घसीट दिया, तो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का जो अपर लेयर है उस पे चौक आपका फंस जाता है, वो गिरता क्यों नहीं है। दूसरी चीज, स्केल लिया आपने, स्केल से ऐसा रगड़ा, रगड़ के कागज को ऐसे चिपकाया, वो चिपक जाता है। चिपक गया मतलब क्या, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो क्या कहती है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहती है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो कब तक रेस्ट में बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब जैसे स्केल वाला एग्जांपल दो, आपने स्केल लिया, इसको बाल से रगड़ा को, ठीक है, और रगड़ के यहाँ पे कागज से चिपकाया। स्टार्टिंग की बात करो, देखो कागज स्टार्टिंग में किस पोजीशन में था, रेस्ट की पोजीशन में रुका हुआ था, और जैसे ही आपने स्केल रगड़ के बालों से यहाँ पे लेके आए तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि ये वाला कागज रेस्ट की पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आके चिपक गया, मतलब ये रेस्ट में था, अभी किस स्टेट में आ गया, मोशन की स्टेट में। तो भाई रेस्ट की कंडीशन में था, मोशन में आ गया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अभी स्टार्टिंग में रेस्ट में था, रेस्ट में होने के बाद ये आ गया आपकी मोशन की स्टेट में, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। लगाने वाला कौन है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला कौन है, स्केल। अब स्केल ने फोर्स लगाया कैसे, तो उसका रीजन है, जो स्केल ने फोर्स लगाया उसके पीछे एक फैक्टर है चार्ज, उसके पीछे एक फैक्टर क्या है, चार्ज, आवेश। तो ये आपकी आवेश की बात आएगी। अब पूरा का पूरा हमारा खेल किसका बनता है, आवेश का। ये क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है। तो देखो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह चलते रहे। अभी फिलहाल मान लो किसी साइंटिस्ट ने या किसी ने स्केल को रगड़ा, यहाँ पे लाया, ये इसको चिपका लिया, तो एक चीज क्लियर है कि ये चिपकेगा आवेश की वजह से, चार्ज की वजह से। तो मतलब आपका क्या हुआ, जो आपका चार्ज है, आपके दिमाग में भी एक बात आएगी, चार्ज जो है वो चार्ज क्या कर सकती है, ये आपका चार्ज कर क्या सकती है, चार्ज कैन अप्लाई ए फोर्स। और वो फोर्स का नेचर अभी कैसा समझ में आ रहा है, जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, नेचर ऑफ द फोर्स अट्रैक्टिव। अभी के लिए फिलहाल अभी समझो, इसमें है बहुत सारी चीजें, अभी फिलहाल देखो स्केल को रगड़ा, कागज को चिपकाया, चिपक गया, मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो चार्ज है वो एक फोर्स लगा सकती है, और इस फोर्स का नेचर क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव, मतलब वो हरदम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करेगी, अपने तरफ वो अट्रैक्ट करेगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है। उसके बाद की कहानी देखो, तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन में यहाँ पे लिखता हूँ, कंक्लूजन क्या है, चार्ज जो है वो आपका क्या कर सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो चार्ज आपकी क्या करेगी, अट्रैक्शन का एक फोर्स लगाएगी।
ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने पकड़ा, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ा और पकड़ के फिर से हमने वही काम किया, अपने कपड़े से रगड़ा, कपड़े से रगड़ के कागज को चिपकाया, देखा, यही चीज समझ में आ रही है। ठीक है, चलो हमने ले लिया एक ग्लास और दूसरा हमने ले लिया सपोज कर लो प्लास्टिक। ग्लास को हमने ऐसे रगड़ा, कागज से चिपकाया, कागज चिपक गया, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हमने क्या किया, प्लास्टिक को लिया, प्लास्टिक को भी ऐसे रगड़ा, रगड़ के कागज चिपकाया, चिपक गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब फिर हमने क्या किया, ग्लास को भी ऐसे रगड़ा, प्लास्टिक को भी ऐसे रगड़ा और रगड़ के हम दोनों को ऐसे पास में लाते हैं, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर थोड़ा सा एक लेवल पे और सोचते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, ग्लास को हमने ऐसे रगड़ा, ठीक है, कागज चिपका लिया, दूसरा भी हमने ग्लास लिया, उसको रगड़ा और कागज चिपकाया, चिपक गया। फिर तीसरे केस में क्या किया, दोनों रॉड को आपने रगड़ा और रगड़ के ऐसे लाए, फिर आप देखोगे कि ये पास आने की बजाय क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि वहां से हमें एक चीज और समझ में आई, जो हमने लिखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारा गलत था। चार्ज ये भी कर सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कर सकता है, मतलब जो चार्ज है उसमें, चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी तो है कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर चार्ज होंगे तो या तो अट्रैक्ट करेगा। फिर जब आपने दोनों रॉड को देखा, दोनों प्लास्टिक की या ग्लास की सेम टाइप की रॉड थी, तो ये पीछे हट रहे थे, रिपल्शन हो रहा था। मतलब आपको समझ में क्या है, ये चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा सकता है और आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है चार्ज की वजह से। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि चार्ज क्या कर सकता है, चार्ज या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्या है, या तो वो चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरी चीज क्या है, या तो वो चीजों को एक दूसरे से दूर भगाएगा। तो इतनी सारी बात है। चलो तो हम एक काम करते हैं, चार्ज की डिफिनीशन लिख लेते हैं। चार्ज क्या होता है, इट इज ए इनहेरेंट property of matter by which it shows electric and magnetic effect। अभी ये स्टेटमेंट आप बस लिख लो, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चार्ज क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आवेश क्या है, पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतना तो आपको अब तक के कंक्लूजन में इतनी बात समझ में आ गई होगी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक ऐसी चीज है जो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसकी वजह से। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात आई तो दिमाग में एक चीज भी होगा कि किसी एक तरह का चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और दूसरी तरह का चार्ज आपका क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। मतलब यहां से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो कि जो आपके चार्ज होते हैं वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक कंक्लूजन आपने ये निकाल लिया कि जो आपके चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इसके लिए फैराडे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फैराडे साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि आप ग्लास को किसी भी चीज से रगड़ो, ग्लास को आप किसी भी चीज से रगड़ो तो जो ग्लास पे आएगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगी। ग्लास पे आएगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी चीज पे जो आएगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे फैराडे साहब ने दो बात करी, एक पॉजिटिव चार्ज की बात की, धन आवेश,
और दूसरा किसकी बात की, निगेटिव चार्ज की, ऋण आवेश। दो आवेश की बात की, एक पॉजिटिव। ये नाम पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों पड़ा, क्यों दूसरा कुछ नहीं पड़ गया? चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। यहां से आपको समझ में आया चार्ज दो तरह के होते हैं, तो नाम ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों पड़ा? तो उसके पीछे का लॉजिक देखो। जैसे किसी एक बंदे को दूसरा बंदा, जैसे ये ए है और ये बी है, बी इसे मार रहा है, ठीक है, और ये इसे मार रहा है, साथ में सी जो है वो आपका है बी का फ्रेंड, सी आपका क्या है, बी का फ्रेंड है। देखा, इसका झगड़ा हो रहा है, ये आके इससे भी मार रहा है। अब बताओ, ए को बी अकेले मार रहा था और फिर दोनों मिल के मारे, तो ज्यादा कब मारेंगे, जब ए और बी दोनों मिल के मारेंगे, ठीक है। मतलब क्या चीज हुआ, कोई एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी ऐड करो तो वो हमेशा ज्यादा ही ज्यादा होनी है। चार्ज के केस में क्या हुआ, जैसे हमने क्या किया, एक स्केल लिया, इसको ऐसा रगड़ के चिपकाया, चिपक गया, मतलब इस स्केल के पास एक पावर आ गई कागज को चिपकाने की, चलो पावर है इसके पास। दूसरा स्केल लिया, रगड़ा, फिर से कागज को चिपकाया, फिर वो कागज को चिपका लेती है। मतलब क्या बना, इसके पास भी पावर आ गई कागज को चिपकाने की, इसके पास भी कागज को चिपकाने की पावर है, इसके पास भी है। अब हमने क्या किया, दोनों को चिपका दिया और अब कागज को हमने ऐसे उठाया, कागज नहीं उठता है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, एक चीज में दूसरी चीज ऐड करो तो वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। बट हमने क्या देखा, कागज के पास पावर, सॉरी स्केल के पास पावर थी कागज चिपकाने की, स्केल लिया, दूसरे के पास भी पावर थी। अब दोनों को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो पावर और बढ़नी चाहिए, लेकिन हमने देखा पावर कितनी हो गई, 0, क्योंकि स्केल जो है वो कागज को चिपका रहा है, यानी पावर है कुछ, दूसरा भी चिपका रहा है, पावर है कुछ, पहला पावर दूसरा पावर, दोनों को जोड़ा मिलके 0 हो गया। तो मिलके 0 होने का मतलब क्या बना आपका, मिलके 0 कब होता है, चीजें कब होती हैं भाई, वो सीधे मैथमेटिक्स में होती हैं, जब आपकी एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो और उतनी ही क्वांटिटी दूसरी कैसी हो, निगेटिव हो। तो यहां से ये लॉजिक आया कि जो आपके चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर जब फैराडे साहब ने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में बात की तो उन्होंने ये बताया कि आप ग्लास को लो और किसी चीज से रख लो, तो जो ग्लास पे चार्ज आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे हमने ग्लास लिया, इससे रगड़ा, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ग्लास पे कौन सा, पॉजिटिव, तो इस पे कौन सा, नेगेटिव। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर हम प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक, और प्लास्टिक को किसी चीज से रगड़ते हैं तो जो प्लास्टिक पे चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। जैसे हमने प्लास्टिक की एक रॉड ली, फिर साइड से रगड़ा अपने, प्लास्टिक पे नेगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो इसे यूज करके फैराडे साहब ने एक सीरीज बनाई जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। काम की चीज नहीं है लेकिन समझ लो, ये आपके काम की चीज नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज में सबसे ऊपर इन्होंने रखा ग्लास, यहाँ पे कुछ रखा, यहाँ पे कुछ रखा, सपोज कर लो यहाँ पे मेटल रख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रबर रखा, प्लास्टिक रखा, और लास्ट में उन्होंने रखा सल्फर। ये इनकी सीरीज तैयार हो गई और इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, इस सीरीज से कोई भी दो मटेरियल उठाओ और रगड़ो, सीरीज में जो ऊपर होगा उस पे ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे वाले पे नेगेटिव। जैसे हमने ग्लास लिया, रबर लिया, ग्लास को हमने रबर से रगड़ा तो ग्लास पे आपको कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, रबर पे कौन सा चार्ज आया आपका, नेगेटिव, ठीक है। मेटल लिया, प्लास्टिक लिया, रगड़ा, तो ऊपर आपका मेटल है, मेटल पे कैसा, पॉजिटिव, सॉरी, प्लास्टिक पे कैसा, नेगेटिव।
तो ये आपका इनका कॉन्सेप्ट था फैराडे का इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का। ये इससे कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलो, चार्ज के बारे में आपने पढ़ लिया। चार्ज क्या होता है? ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। दूसरी बात क्या आई थी? दूसरी बात ये थी कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। फिर आपको पता लगा चार्जेस आपके दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है जो, वो चार्ज की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं कूलाम। कूलाम जो है आपकी चार्ज की यूनिट है। तो ये आपकी बेसिक बेसिक चीजें थी चार्ज के बारे में क्या है। अच्छा, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वो डेली डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और चीज़ें चलती रहे। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है कि चार्ज जनरेट कैसे करते हैं, चार्ज को हम कैसे बनाते हैं, उसके बेसिस पे कल की क्लास होगी। और अभी आपको एक चीज़ बता दूं, हम क्या करेंगे, फ्रॉम जीरो लेवल बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट है। इवन आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, नीट हो गया, तो जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ तक की चीज़ें आराम आराम से एक स्टेप आगे बढ़ के चलती रहेंगी। अभी आप चार्ज पढ़ रहे हो, ठीक है, चार्ज को आप अच्छे से समझो। चार्ज आप समझ लोगे, आपको पता है एक एक स्टेप आप खुद आगे बढ़ते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ किस लेवल तक पहुँच गए। तो बस अब बेसिक पॉइंट यही है कि चार्ज आपने बेसिक समझा कि क्या होता है, कैसे होता है, चार्ज बनता कैसे है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी इसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है वो धीरे धीरे हम अगली क्लास में करते रहेंगे। और आज से ही आपके लिए रोज एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।